और सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कंचन नौटियाल, मेरे साथ है श्रेया ठाकुर और आज के मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ जी। देखिए, हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन, बाजार के मूड माहौल की बात करी जाए तो मूड तो अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। सेविंग पॉइंट ये है कि हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है तो 2 दिन एक डाइजेशन के लिए हमें बाजार में आता हुआ दिखाई देगा। हेडलाइंस में अपफ्रंटली मेंशन किया गया है, एक ही ऐसा सेक्टर है जहां पे हमें इन ग्रीन कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है, दैट्स निफ्टी आईटी। लेकिन रेस्ट ऑफ द अगर सेक्टर्स की इस टाइम पे आप बात करेंगे तो हाल यहाँ पे बेहाल ही दिखाई दे रहा है। मेटल में करीबन 1.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। इसके अलावा फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑटो यहाँ पे काफी ज्यादा डेंट खाता हुआ दिखाई दे रहा है। और खबरों के लिहाज से भी आज काफी ज्यादा मार्केट में हमें एक्शन जो है वो दिखाई दे रहा है। टाटा मोटर्स की बात करी जाए तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन में हॉल्ट आया है उसके चलते काफी बड़ी गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। ऑयल एंड गैस काफी ज्यादा बस कर रहे हैं। रियलिटी सेक्टर में आज वापस से एक जो प्रेशर है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन काफी लंबा टाइम हो गया। बाजार की जो ये सिचुएशन है वो अब थमती हुई दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन इस मूड माहौल में करा क्या जाए, क्या डिप में हम बाइंग करके चल सकते हैं या यहाँ से भी नीचे बाजार और जा सकता है, ये जानते हैं अमित जी से। अमित जी, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग कंचन जी, गुड मॉर्निंग श्रेया जी, एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स। जी गुड मॉर्निंग सर। अमित जी, क्या करा जाए बाजार में इस टाइम पे, किस तरीके से समझे, क्या डिप्स पे बाइंग करके चले, एसआईपी अपनी जो है उसको इंटैक्ट रखे या फिर नहीं? जी कंचन जी, डेफिनेटली एसआईपी तो इंटैक्ट रखनी चाहिए, बिकॉज अगर इन लेवल्स पे हम अगर एसआईपी नहीं करेंगे तो फिर आगे चल के ऊंचे लेवल्स में लेना पड़ेगा। तो एसआईपी इज अ डिफरेंट मैटर। ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर इतना खराब नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि एक बीच में वॉर आ गई है, उसके कारण एक इंटरमीडिएट डिप देख रहे हैं। हो सकता है 1 से 2 महीने यहाँ पे थोड़ी पोजीशन खराब रहे। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से एसआईपी कंटिन्यू करनी चाहिए, बट अगर लेकिन हम ओवरऑल मार्केट की बात करें तो ट्रेंड यहाँ पे डाउन है। कंटिन्यूअसली लोअर लो लोअर हाइस बन रही हैं। 2-3 दिनों की हमने रैली देखी थी जिसने 10 एमआ पे रेजिस्टेंस लिया, और आज हम वापस एक यहाँ पे हम एक करेक्शन देख रहे हैं। तो बेसिकली एक तरह का काफी न्यूज हेवी मार्केट है। जो ओवरनाइट न्यूज गल्फ से आती है उसके ऊपर मार्केट अगले दिन रिएक्ट करता है। ट्रेंड डाउन है। हमारा 10 एमआ का रेजिस्टेंस लगभग 23,300 के आसपास आता है। मार्केट ने वहीं से एक रेजिस्टेंस लिया और वापस नीचे गए। तो सलाह यहाँ पे ये है कि हमें डे टू डे इस मार्केट को अप्रोच करना है, ओवरनाइट पोजीशंस नहीं कैरी करनी है। बिकॉज फॉर एग्जांपल अगर हम एक नेगेटिव व्यू लेके भी चलते हैं आज के प्राइस एक्शन के बेसिस पे, और ओवरनाइट कोई पॉजिटिव न्यूज आती है मार्केट्स में, तो फिर ये गैप अप और गैप डाउन यहाँ पे बनता है। तो सेल ऑन राइज, आज के दिन तो सेल ऑन राइज की रणनीति है, लेकिन पोजीशंस कैरी ना करें। राइट क्योंकि कुछ भी हो सकता है मार्केट में, क्योंकि ग्लोबल पॉलिटिकल सिचुएशन ही ऐसी है, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन ही ऐसी है जो कि आपको यही बताएगी कि इंट्राडे अप्रोच ही रखना ज़्यादा समझदारी वाली चीज़ होगी इस मार्केट में। काफ़ी कमज़ोर कंचन ने मेंशन किया। एक बार ब्रेंट भी देख लेते हैं, क्योंकि देखिए ब्रेंट क्रूड जो है वो $106 पर आ गया है अब, तो वो एक बड़ा सिरदर्द, और जिस तरीके से रुपया कमज़ोर हो रहा है वो भी एक बड़ा सिरदर्द है शेयर बाजार के लिए। 107 पर इनफैक्ट। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और ये तो मार्केट पे व्यू समझ लिया हमने, लेकिन अब आपके सवालों के जवाब देंगे। तो सबसे पहले वो नंबर फटाफट से नोट कर लीजिए जिसके जरिए आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। 7045220000 इस व्हाट्सएप नंबर पर अपने सवाल भेजिए। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी कंचन नौटियाल, श्रेया ठाकुर को या सीएनबीसी आवाज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर टैग करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसी कड़ी में अब देखते हैं कि सबसे पहला कॉलर हमारे साथ कहां से जुड़ रहे हैं। सौरभ जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ कानपुर से। सौरभ जी नमस्कार। नमस्कार मैम जी, सवाल सर आपका। मैम मेरा सवाल है, मैंने BEL के 15 शेयर लिए थे 443.8 के प्राइस पे। करीब हो गए हमको 2 हफ्ते हो गए इसको, लेकिन युद्ध की खबर से ये कि डेली शेयर नीचे जा रहा है। तो मतलब इसमें हम शॉर्ट टर्म के लिए थे, लेकिन अभी 10-15 दिन हो गए, तो इसको कितना और रोक सकते हैं या निकल जाए इससे हम? शॉर्ट टर्म के लिए लिया है आपने, 3 से 4 महीने कह रहे हैं आप? हाँ, 3 से 4 महीने रुक सकते हैं। मतलब अब लॉस है तो अब लॉस कवर करने के लिए तो रुक सकते हैं। देखिए लॉस आपको उतना नहीं हो रहा, क्योंकि जितना ट्रेडर्स हॉटलाइन में मैं दर्शकों से बात करती हूँ, काफ़ी ऐसे आते हैं दर्शक जिनको बहुत लॉस हो रहा है। क्योंकि BEL अगर आप देखें तो स्टॉक अच्छा है लंबी अवधि के नज़रिए से। हालांकि आपका जो नज़रिया है वो शॉर्ट टर्म का है, और अमित जी बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि करना क्या है आपको। अमित जी, आज एक रिपोर्ट देख रही थी मैं, जेफरीज की थी कैपिटल गुड्स पे, उसमें डिफेंस में उन्होंने BEL चुना है, प्रिफर्ड पिक रखी है। और हालांकि ब्रोकरेजेस के जो व्यू आते हैं वो लंबी अवधि के नज़रिए से ही आते हैं,
लेकिन चार्ट्स पर तो कमजोर रहा है, इन्होंने 2 हफ्ते पहले लिया था तो अब लॉस झेल रहे हैं। 37 रुपये प्रति शेयर का एक महीने में करीब करीब 9% टूटा इस काउंटर। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए सर, रिटर्न्स भी कमा कर दिए हैं इसने पिछले साल 35% से ज्यादा। शॉर्ट टर्म क्या व्यू रहेगा, और अगर आप इनको सलाह दे पाएं, क्या ये लॉन्ग टर्म रुक सकते हैं इसमें? जी श्रेया जी, देखिए अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर बीएल का बात करें, वीकली मंथली टाइम फ्रेम, तो वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेली चार्ट में डेफिनेटली हमने प्रेशर देखा है, बिकॉज मार्केट्स भी हमारी प्रेशर में है और ओवरऑल यहाँ पे रोज सेलिंग हो रही है। ओवरऑल क्वालिटी स्टॉक है, क्वालिटी स्ट्रक्चर है, वीकली और मंथली ट्रेंड्स अभी भी इंटैक्ट है। हायर लो का स्ट्रक्चर वहां पे डेफिनेटली एक पुलबैक जरूर आया 8 से 10% का ऊपर के लेवल से। स्टॉक लगभग 450 460 के लेवल पे था और अब ऑलमोस्ट 406 के आसपास आ गया। लेकिन अगर हम वीकली स्ट्रक्चर की बात करें और थोड़ा सा अगर इनका नजरिया लॉन्ग टर्म का हो, मैं कहता हूँ 6 से 8 महीने का, तो ऐसे क्वालिटी स्टॉक से नहीं निकलना चाहिए। 380 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। तो मेरी सलाह तो ये रहेगी, अगर मेरे पास स्पेयर मनी है इन्वेस्ट रखने के लिए, इसमें लगाने के लिए, तो इन लेवल्स पे आप होल्ड करें 380 के स्टॉप लॉस के साथ। और जैसे ही यहाँ पे थोड़ा सा वॉलेटिलिटी मार्केट में ऐड करिए, आई थिंक बीएल विल स्टार्ट टू रिकवर। ओवरऑल स्ट्रक्चर में दिक्कत नहीं है क्योंकि बाजार में गिरावट है, इसीलिए स्टॉक नीचे आ गया। ओके, तो ये थी राय बीईएल के ऊपर। चलिए आगे बढ़ा जाए। चंडीगढ़ से बलवीर जी हमारे साथ जुड़े हैं। बलवीर जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग अमित सेठ जी। जी गुड मॉर्निंग सर, मेरा क्वेश्चन बड़ा टीडियस है कि दिसंबर में मेरे पास एचडीएफसी बैंक के 8000 शेयर थे जिनकी एसेट वैल्यू 80 लाख बनती थी। उस समय मैंने बेहती जी से ने एडवाइज किया कि आप बीएससी में शिफ्ट कर लो। मैं बीएससी में शिफ्ट कर गया और मेरे को 3030 शेयर मिल गए। लेकिन बीएससी का शेयर की प्राइस बढ़ गई और एचडीएफसी कम हो गया, तो मैंने बीएससी के कुछ शेयर बेच के एचडीएफसी के 8000 दोबारा फिर परचेज कर लिए। एचडीएफसी के 8000 और उस समय मेरे पास बीएससी के 303 शेयर थे। बेहती जी ने बताया कि 890 का आप स्टॉप लॉस लगा लो। 890 पर मेरे वो एचडीएफसी के सारे शेयर बिक गए। उसके बाद मैंने अप्रोक्सीमेटली 1.5 महीना वेट किया, कहीं पर भी उस अमाउंट को इन्वेस्ट नहीं किया। लेकिन लास्ट वीक में मैंने फिर एचडीएफसी के 8000 शेयर फिर परचेज कर लिए और जो मेरी प्राइस है, परचेजिंग प्राइस, वो 756 रुपीज 52 पैसा है। और इसके एडिशनल में मैंने 345 शेयर एचडीएफसी बैंक के और बीएससी के और परचेज कर लिए। इस समय मेरे पास बीएससी के 648 हैं और एचडीएफसी के 8000 हैं। मेरे को ये चाहिए कि नो डाउट आज भी मैं इन दोनों में मेरे पास सेविंग्स में है, आता है, प्लस ही हूँ। मेरे को चाहिए अब कि इसका स्टॉप लॉस क्या रखें और इसको मैं समझ गई आपका टारगेट क्या रखें। जी मैं समझ गई। बलवीर जी, एक बात बताइए, आपने ये पेपर में लिखी थी क्या पूरी स्क्रिप्ट? हाँ मैडम, मैंने लिखा हुआ है इसमें, बेटी जी को लिखा था पहले। ओके ओके, ठीक है। जिस्ट ऑफ द स्टोरी में बताती हूँ कि आपके पास 8000 शेयर्स हैं एचडीएफसी बैंक के और 756 की आपकी एवरेज जो है आपने करा हुआ है, और एचडीएफसी बैंक इस टाइम पे ऑन एन एवरेज उसी स्तर के आसपास कामकाज कर रहा है। अमित जी, एचडीएफसी बैंक हमने देखा ही है कि पिछले कुछ रिसेंट टाइम में यहाँ पे कंसर्न्स जो हैं वो होवर होते हुए दिखाई दिए हैं, लेकिन आगे का नजरिया किस तरीके का? जी देखिए, जितना मैंने इनका समझा, जिस ऑफ द स्टोरी ये है कि बेसिकली एक पेयर ट्रेडिंग कर रहे हैं एचडीएफसी बैंक और बीएससी में अपने हिसाब से। जब इन्हें लगता है कि एचडीएफसी बैंक लेना चाहिए, उसमें शिफ्ट कर जाते हैं। एनीवे, स्टॉक बाय स्टॉक आते हैं। पहले हम बीएससी लिमिटेड की बात करेंगे। बीएससी लिमिटेड का स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है। इस मार्केट में भी रिलेटिव स्ट्रेंथ बीएससी का स्ट्रॉन्ग है। हाई लोस का स्ट्रक्चर है। थोड़ा सा पुल बैक जरूर है, बट दैट इज ड्यू टू द मार्केट। तो बीएससी में तो पहले आप स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के रखे 2775 का। 2775 का बीएससी में स्टॉप लॉस लगाएं और उसे होल्ड करें। एचडीएफसी बैंक में देखिए, मैं आपको ऑनेस्ट सलाह यही दूंगा कि इमोशनल नहीं होना चाहिए स्टॉक के साथ। स्टॉक ने 800 के लेवल का एक क्रूशियल सपोर्ट ब्रेक किया है। 200 डे मूविंग एवरेज भी ब्रेक हो गया है। आज के सत्र में भी यहाँ प्रेशर बना हुआ है और ऑनेस्टली अगला सपोर्ट स्टॉक का 710 के आसपास ही आता है। तो कोई भी कारणवश अगर यहाँ प्रेशर बना रहे और जिस हिसाब से स्टॉक का परफॉर्मेंस है, अगर ये स्लिप कर गया तो आपको यहाँ पे लॉस होगा। तो मेरी सलाह ये है, जस्ट बिकॉज द स्टॉक प्रेजेंटली इज इन डाउन ट्रेंड और आपको 7-8 रुपए का मुनाफा है, मेरे हिसाब से आपको अपना मुनाफा प्रोटेक्ट करना चाहिए और इस स्टॉक से एक बार निकलना चाहिए।
ओके, एचडीएफसी बैंक से निकलने की सलाह है। अब अमित जी तो बहुत ही विवेकशील है, उन्होंने फट से पहचान लिया कि बोलना क्या है करना क्या है। मैं तो एचडीएफसी में ही फंस गई थी। ऑन लाइटर नोट बहुत अच्छा लगा बलवीर जी से बात करके और उनको सुनकर। प्रॉफिट बुक करना है आपको एचडीएफसी बैंक में और बीएससी को होल्ड कर सकते हैं। देखिए एचडीएफसी बैंक तो चार्टिकली भी वीक हो गया है और फंडामेंटली भी अभी जो खबरें आई हैं, एक तो चेयरमैन का इस्तीफा, फिर 3 एग्जीक्यूटिव लीडर्स को निकाला गया, तो वो चीज़ें भी थोड़ी दिक्कत है, सरदर्द है एचडीएफसी बैंक में। अब आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं संतोष पटेल जी मुंबई से। संतोष जी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। नमस्कार मैम। जी सवाल सर आपका। मैम मेरे पास टोरेंट पावर का स्टॉक है 100 शेयर जो कि 1471 पे, और मैं 3 महीना होल्ड करता हूँ, तो ज्यादा भी होल्ड कर सकता हूँ, तो मुझे और एवरेज करना चाहिए या फिर इस पे क्या व्यू रहेगा वो जानना था मैम। राइट, देखिए टोरेंट पावर आप 95 रुपये प्रति शेयर का लॉस झेल रहे हैं, लेकिन पावर स्टॉक्स में हमने स्ट्रेंथ देखी। जब मार्केट गिर रहा था तब भी ये पूरे पैक चल रहे थे, लेकिन टोरेंट पावर कैसा लग रहा है चार्ट पर? 1 महीने में ये भी करेक्ट हो चुका है 12%, और 6 महीने का चार्ट देख रही हूँ तो 13-14% का रिटर्न मिला है। अमित जी तो होल्ड करने की राय होगी क्या, या फिर यहाँ से निकले? श्रेया जी देखिए, टोरेंट पावर ने एक बेस बनाने की जरूर कोशिश की और इनफैक्ट स्टॉक में कुछ दिनों पहले यहाँ ब्रेकआउट भी आया था 1420 के लेवल्स पे। उसके बाद स्टॉक ने लगभग 1590 तक के लेवल्स देखे और वहां से हमें कंटिन्यूअस पुल बैक देख रहे हैं। थोड़े बहुत मूविंग एवरेजेस यहाँ पे ब्रीच हो गए हैं। क्वाइट अ पॉसिबिलिटी की स्लाइड करते करते ये 1300 तक चला जाए। तो मेरी सलाह तो ये है कि एक बार जो इसका बेस ब्रेकआउट था वो फॉर द टाइम बिंग फेल हो गया है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आगे जाके नहीं हो सकता, बट एक बार ये वापस अपने बेस के अंदर आ गया है। अगर आप स्टॉक्स लाइक एनटीपीसी देखें, उन्होंने अपने लेवल्स फिर भी मेंटेन किए, बट टोरेंट पावर ने अपना बेस ब्रेकआउट गिव अप कर दिया है। तो इसीलिए मेरी सलाह ये है कि एक बार आप यहाँ से निकल जाए तो बेटर है, बिकॉज अगर थोड़ा और प्रेशर बना तो मे बी 1320 1300 भी पॉसिबल है यहाँ पे। ओके, तो ये थी राय टोरेंट पार के ऊपर। चलिए आगे बढ़ा जाए और अगले दर्शक वेस्ट बंगाल से हमारे साथ शांतनु जी जुड़े हैं। शांतनु जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी बताइए क्या सवाल? मेरा फैक्ट का 100 शेयर है ओके 1016 करके, तो उसको क्या करना है? लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए रखें आप? लॉन्ग टर्म के लिए रखा है, 2 साल ठीक। और भी रुक जाएगी। ओके, फैक्ट अगर देखा जाए 1016 पे आपने खरीदा है और 100 शेयर्स हैं आपके पोर्टफोलियो में, वहां से काफी ज्यादा जो करेक्शन है वो आ गया है। इनफैक्ट अगर बाइंग की बात करी जाए तो वो भी आपने हायर साइड में ही की है। और पिछले कुछ सालों में अगर फैक्ट का शेयर देखें तो एक साइडवेज मोमेंटम जो है वो यहाँ पे स्टिक अराउंड होके बैठा हुआ है, कोई मेजर अपसाइड नहीं देखने को मिला है उसके बाद। लेकिन अमित जी अब क्या करा जाए, क्योंकि काफी करेक्ट हो गया है बाइंग लेवल से? जी डेफिनेटली स्टॉक कुछ दिनों से साइडवेज है और रिसेंटली जो पुल बैक आया, स्टॉक ने 200 एमआ पे सपोर्ट लिया और वहीं से हमने 2-3 दिन पहले एक रिवर्सल देखा विद वॉल्यूम्स। तो अब इन लेवल्स पे लॉस बुक करने की सलाह ये नहीं है, क्योंकि 200 एमआ से हमने बाउंस देखा है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि थोड़ा बहुत ये और बढ़े और थोड़ा बहुत आगे चल के इनका लॉस कम हो। तो सलाह यहाँ पे ये है कि आप एक 730 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाएं और फैक्ट को होल्ड करें। ओके, फैक्ट अभी फिलहाल होल्ड करने की राय है ऊपरी स्रोत से, लेकिन थोड़ा कमजोर हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट कॉलर से बात करें उससे पहले कुछ सोशल मीडिया क्वेरीज मैं निपटाना चाहूंगी। अच्छा, 2 क्वेरीज लेते हैं, एक भारतवंशी मनु जी और अजय जी का। इटर्नल पर भारतवंशी जी पूछ रहे हैं, आई होप आपका नाम यही हो, यूजर नेम तो यही दिखा रहा है मुझे। अच्छा, इटर्नल पर जो उनकी खरीद है, ये कह रहे हैं कि 180 की खरीद थी, फिर 290 पर उन्होंने एग्जिट मारा, उसके बाद 282 में एंट्री की, फिर से अब 242 पर कितना समय तक कॉस्ट रिकवर करेगा? 242 से भी नीचे आ गया, अब तो 236 के लेवल पर कर रहा है कारोबार भारत जी इटर्नल। और अमित जी हमने देखा लगातार इसमें कमजोरी रही है, आज भी देखिए 2.5% ज़्यादा की गिरावट। दीपेंद्र गोयल जी के इस्तीफे के बाद हमने ये प्रेशर बनता देखा है, और पूरे स्पेस में अगर आप देखें तो थोड़ा कंपटीशन भी ज़्यादा हो गया है। और एक रिपोर्ट भी देख रही थी मैं कल या परसों, ब्लिंकिट इन कंपैरिजन टू अदर ऐप्स थोड़ा महंगा भी है, तो ये कहीं ना कहीं कंज्यूमर के सेंटिमेंट को इम्पैक्ट करेगा। चार्ट्स पर क्या राय रहेगी इटर्नल की? इनकी जो खरीद है वो 242 पर है, अब क्या किया जाए? श्रेया जी देखिए, स्ट्रक्चर तो डेफिनेटली वीक है और कंटिन्यूअसली हमने यहाँ पे गिरावट देखी है। ये बात सही है कि पिछले कुछ दिनों में थोड़ा बाउंस देखा हमने यहाँ पे स्टॉक में, लेकिन फिर से वो 20 डेमा पे उसने रेजिस्टेंस लिया है। मेक और ब्रेक लेवल्स स्टॉक के लगभग 200-210 के आसपास आते हैं, वो ब्रेक करेंगे तो और भी ज्यादा दिक्कतें बढ़ेंगी।
तो मेरी सलाह ये है कि ओवरसोल्ड स्टॉक है, थोड़ा बहुत जो बाउंस है, आज तो चलो मार्केट खराब है और ये थोड़ा नीचे है, तो कोई भी बाउंस में जहाँ पे इनका लॉस कम हो, सलाह ये है कि यहाँ से निकलने की कोशिश करें, बिकॉज़ इसका डेली और वीकली ट्रेंड दोनों वीक है। तो 180 से अच्छा कमाया था इन्होंने 290 तक, फिर 282 पर जो एंट्री ले ली थी वो थोड़ा भारी पड़ रहा है। सेल एंड राइज की स्ट्रैटेजी भारतवंशी जी आपको अपनानी है। दूसरा सवाल अमित जी अजय जी का है और जियो फाइनेंस पर। अच्छा, इस पर राय लूँ उससे पहले डिस्क्लेमर हमारी तरफ से, जियो फाइनेंस हमारी पेरेंट कंपनी से एसोसिएटेड है, तो कोई भी आपको खरीद फरोख्त करनी हो, बाय या सेल करना है, तो अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के साथ ही ऐसा करें। हालांकि इन्होंने अपनी खरीद नहीं बताई है, भाव भी नहीं बताया है, लेकिन जियो फाइनेंस पर नजरिया पूछ रहे हैं। ये भी पेन में है, क्या किया जाए यहाँ पर? जी देखिए, अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें डेली चार्ट्स की, तो डेफिनेटली स्ट्रक्चर वीक है, ट्रेंड नेगेटिव है। चार्ट्स पे लोअर लो लोअर हाइज बन रहे हैं, सारी की मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। द ओनली पॉजिटिव थिंग ये स्टॉक के चार्ट में यही है कि 220-225 के आसपास एक इसका सपोर्ट है। सपोर्ट पे इसने प्राइस और आरएसआई की डाइवर्जेंस एक चार्ट्स में फॉर्म की है, व्हिच इंडिकेट्स अ बाउंस इज पॉसिबल। क्योंकि मार्केट में इतना ज्यादा प्रेशर है, दैट इज वाई ये सारी डाइवर्जेंसेस जो बुलिश साइड में इतने अच्छे से भी प्ले आउट नहीं कर रही हैं, लेकिन थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट इसको देते हैं बिकॉज सपोर्ट आसपास है। 225 का एक स्टॉप लॉस आप लगाएं और इस स्टॉक को होल्ड करें। प्रोबेबली ये 240 245 की तरफ जा सकता है, वहां पे हम इसको फिर से रिव्यू कर लेंगे। ओके, तो ये थी राय जियो फाइनेंशियल पे और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपको ऑलरेडी दे दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और फटाफट से हमारे साथ एक दर्शक जो हैं कॉल लाइन पे जुड़ गए हैं, जोगेश्वर जी। जोगेश्वर जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। जी बताइए, क्या सवाल? मैडम मेरे पास ना 350 शेयर्स है आईजेक ISGEC मशीनरी ओके, के। आई जी। कैन होल्ड इट फॉर 6 months। ओके, ठीक है। हाँ। बाइंग प्राइस है 930 रुपीज, 350 शेयर्स हैं पोर्टफोलियो में। पिछले एक साल में अगर इसकी जर्नी देखी जाए तो काफी निराशाजनक हमें देखने को मिली है। इनफैक्ट 2024 के बाद लगातार यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड का सिलसिला जो है वो बनता हुआ दिखाई दिया है। 1600 के स्तर से लगातार गिरावट देखने को मिली है। बट आगे क्या करा जाए? अमित जी, क्या लगता है आने वाले 6 महीने में कितनी रिकवरी दिखा सकता है एंड लुकिंग एट द करंट मार्केट कंडीशन? जी देखिए, पहले तो मैं डिस्क्लेमर देता हूँ कि इस चार्ट को मैं फॉलो नहीं करता हूँ, फर्स्ट टाइम भी देखा है, बट जितना भी चार्ट्स देख के समझ में आ रहा है, यहाँ पे स्ट्रक्चर वीक है, कंटिन्यूअसली लोअर लो लोअर हाइज बन रहे हैं। और कोई भी सलाह यहाँ पे कि कोई भी उछाल है जहाँ पे इनका लॉस कम हो, आप यहाँ से निकलने की कोशिश करें। ओके, निकलने की सलाह फिलहाल यहाँ से, क्योंकि सेल एंड राइज की स्ट्रैटेजी अपनाई, जहाँ पे लॉस कम हो वहाँ पे निकलिए। अच्छा, कुछ और सोशल मीडिया क्वेरीज निपटा लेते हैं। और जो क्वेरीज आई है वो आई है एक बार भारतीय एयरटेल पर लेकर आएगा। भारतीय एयरटेल का स्टॉक ये भी पेन में रहा है अमित जी। लगातार हमने चर्चा की है, ब्रोकरेजेस जहाँ पे पॉजिटिव साउंड करते हैं वहीं पर चार्ट्स में वो दमखम नज़र नहीं आ रहा। हालांकि थोड़ा आज रिकवरी दिखाने की कोशिश कर रहा है, कितनी टिकाऊ होगी वो बड़ा क्वेश्चन मार्क है। 1834 पर कर रहा है कारोबार, 1700 तक के लेवल हमने देखे। क्या करना चाहिए? शेयर जी, स्ट्रक्चर देखे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो करेक्शन आना था वो कंप्लीट हो गया है। बिकॉज आप देखिए चार्ट्स पे 1780 से 1800 एक इसका सपोर्ट एरिया है। स्टॉक पिछले कुछ 15-20 दिनों से ये लेवल्स होल्ड भी कर रहा है। और अगर हम चार्ट को देखें तो यहाँ पे एक ABCD वेव फॉर्मेशन खत्म हुआ है। और स्टॉक आप देखिए पिछले 10 दिनों से कुछ भी डिप आती है 800 1810 1820 तो वापस वहां से रिवर्स करता है। थोड़ा सा मार्केट प्रेशर में इसीलिए ऊपर नहीं जा सक रहा है, बट मुझे ये लेवल्स टेक्निकली चार्ट पे अच्छा लगते हैं। डाउनवर्ड साइड में एग्जॉशन नजर आ रहा है चार्ट्स में। 1780 का इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो कोई भी व्यू के लिए आप एक 1780 का स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करें। 1780 टूटेगा तो दिक्कतें बढ़ सकती है, बट फिलहाल ये लेवल्स अच्छे लग रहे हैं। ओके, तो फिलहाल ये लेवल्स जो हैं अच्छे दिखाई दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए और जो अगले दर्शक हैं परेश जी पूछ रहे हैं इंस्टाग्राम पे, इनके पास अमित जी कल्याण ज्वेलर्स के 3000 शेयर्स हैं पोर्टफोलियो में और जो बाइंग प्राइस है वो है 548 रुपीज का। इस टाइम पे क्या करा जाए? काफी करेक्ट हो गया ऑलरेडी। जी देखिए, स्ट्रक्चर काफी वीक है कल्याण ज्वेलर्स का। 585 तो काफी दूर है यहाँ पे। ओवरऑल 200 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहा है। और अगर हम चार्ट्स में भी देखें तो 50 डेमा का रेजिस्टेंस 408 के आसपास आता है। तो पहले तो रेजिस्टेंस 408 का है। थोड़ा सा स्टॉक 360 370 के लेवल्स होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर नेगेटिव है। तो कोई भी उछाल है जहाँ पे लॉस कम हो, यहाँ से निकलने की ही सलाह है। नेगेटिव है ओवरऑल स्ट्रक्चर कल्याण ज्वेलर्स,
यहाँ पर निकलने की राय। अच्छा, एक आध क्वेश्चन और एड्रेस करेंगे। इंस्टाग्राम पर युवराज सिंह जी पूछ रहे हैं पीएफसी का चार्ट रखिएगा। इन्होंने कहा है कि 370 की इनकी खरीद है, तो इसमें और ऐड करूं या ना करूं, क्या किया जाए? 370 इनकी खरीद 396 के आसपास कर रहा है कारोबार, तो पीएफसी पर इन स्तरों पर ऐड की राय होगी अमित जी? अक्षय जी, नहीं, ऐड करने की अभी सलाह नहीं है क्योंकि स्टॉक एक कंसोलिडेशन मोड में है। नीचे में देखें तो लगभग 380 का इसका सपोर्ट है और ऊपर में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आ रहा है 440 के आसपास। तो जब तक 440 के ऊपर ना निकले, यहाँ पे ट्रेंड साइडवेज ही है। नेगेटिव नहीं कहूंगा, होल्ड करने की कोशिश कर रहा है चार्ट। तो फिलहाल ऐड तो ना करें क्योंकि साइडवेज कंसोलिडेशन में है। एग्जिस्टिंग पोजीशन का एक 380 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा के रखें। ठीक है, 380 का स्टॉप लॉस लगाकर आप इसे होल्ड कर सकते हैं, लेकिन इन स्तरों पर फिलहाल ऐड करने की राय नहीं है। हालांकि थोड़े प्रॉफिट में हैं आप, तो ध्यान रखिएगा, 380 का स्टॉप लॉस जरूर से लगाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। शो को वाइंड अप करने का वक्त हो चुका है और सभी सवालों के जवाब देने के लिए। एंड हैप्पी वीकेंड टू यू, हैप्पी सैटरडे एंड संडे सर। CNBC आवाज प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर, पावर्ड बाय बाइनेंस। नमस्कार, CNBC आवाज और बाइनेंस की खास पेशकश क्रिप्टो कॉर्नर में आपका स्वागत है। अमेरिका और ईरान की जंग का बाजार पर असर बताने के लिए हम देख रहे हैं मार्केट्स में यहाँ पर काफी उठापटक है। अगर पिछले एक हफ्ते की बात की जाए तो क्रिप्टो बाजार में यहाँ पर गिरावट के साथ कारोबार है। कुछ हल्की सी तेजी आज यहाँ पर आते हुए नजर आई है क्योंकि यूएस ने यहाँ पर 10 दिन की मियाद दी है ईरान को रिस्पॉन्ड करने के लिए। तो हल्की सी बढ़त आज है, लेकिन वीक ऑन वीक बेसिस पे यहाँ पर अभी भी गिरावट है। बिटकॉइन आप देख सकते हैं 2.5% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। इथीरियम में करीबन 4% की गिरावट है। बाइनेंस में 2% की मुनाफा वसूली के साथ यहाँ पर कारोबार है। कार्डानो, सोलाना जैसे जो ऑल्ट कॉइन्स हैं, यहाँ भी हमने 4 से 4.5% की गिरावट इस हफ्ते में यहाँ पर दर्ज होते हुए देखी है। रिपल इन द मीनवाइल 5.5% की गिरावट के साथ है। इकलौता एक ट्रॉन है जहां पर हमने तेजी इस हफ्ते में आते हुए देखी है और 10% की बढ़त के साथ ट्रॉन में यहां पर कारोबार है। ऐसा क्यों है बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले 2026 में अब तक का अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो ये भी इन सम सेंस यहां पर नेगेटिव ही रहा है। बिटकॉइन में 21% की गिरावट दर्ज हो चुकी है इस साल में अब तक, और बिटकॉइन आपको याद दिला दें कि 75,000 के हाईज तक यहां पर जाने की कोशिश करता रहा है, लेकिन करंटली 68-69,000 के आसपास के यहाँ पर ट्रेड्स हैं। साथ ही साथ अगर ऑल्ट कॉइन्स की बात की जाए तो इथीरियम, बाइनेंस, कार्डानो, इन सभी में करीबन 25 से 30% की गिरावट दर्ज की गई है 2026 में अब तक। सोलाना में पिछले साल अच्छी खासी तेजी थी, लेकिन 30% की गिरावट यहाँ पर भी इस साल में इस क्वार्टर में अब तक बनती हुई नजर आई है और रिपल 25% नीचे है। ट्रॉन जो मैंने आपको कहा था वीक ऑन वीक, ऑन मंथ ऑन मंथ और YTD बेसिस पे यहाँ पर तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। 10% की बढ़त के साथ हमने ट्रॉन में कारोबार होता हुआ देखा है। वो इसलिए क्योंकि जो क्रिप्टो बाजार है उसमें काफी बड़ी हलचल हमने यहाँ पर मिडल ईस्ट से आते हुए देखी है। ईरान के सेंट्रल बैंक्स और ऐसा काफी हद तक रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं कि उन्होंने USDT में क्रिप्टो में डॉलर जमा किए हैं। ऑफ कोर्स काफी सारी सैंक्शंस हैं यहाँ पर ईरान के ऊपर, तो वो डॉलर से हटकर रीजनल करेंसीज, युआन, USDT और काफी हद तक स्टेबल कॉइन्स में यहाँ पर कारोबार करते हुए नजर आए हैं। फॉरेक्स इंटरवेंशन और ट्रेड सेटलमेंट के लिए भी ज्यादातर ट्रांजैक्शंस यहाँ पर ट्रॉन नेटवर्क पर USDT में हुए हैं और इसी का फायदा हमने ट्रॉन एज एन ऑल्ट कॉइन या प्लेटफॉर्म पे से आता हुआ देखा भी है। काफी काम हुआ है इसका उसके ऊपर, और साथ ही साथ काफी बड़े हमने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स भी बनते हुए देखे हैं और इसीलिए ट्रॉन में 10% की तेजी एक हफ्ते में और करीबन 11% की बढ़त इस साल में अब तक बनते हुए नजर आई है। CNBC आवाज प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर, पावर्ड बाय बाइनेंस।